हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम BHTC 131 की इकाई 12 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी कहानी का विकास 1। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखते हैं आधुनिकता के साथ ना क्या था कि गद्य की भी कई विधाओं का भी हमें विकास देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें हम देखें तो कहानी जो विधा थी वो काफ़ी प्रमुख रही, ठीक है। और हिंदी कहानी का जो प्रारंभ अगर हम देखें तो पारंपरिक भारतीय कथा परंपरा के प्रभाव में ही हुआ था, ठीक है। और कुछ जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये ना शॉर्ट स्टोरी के आधार पर पश्चिमी जो सभ्यता है, जो सभ्यता है, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट स्टोरी के आधार पर हिंदी में कहानी आई, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और प्रारंभिक हिंदी कहानियों में यह प्रभाव जो था वो प्रेमचंद तक दिखाई देता है हमें। और प्रेमचंद ने आदर्शवाद घटाकर यथार्थ को प्राथमिकता दी कहानी के अंदर। और 20वीं सदी से लेकर विमर्शों और भूमंडलीकरण तथा हिंदी कहानी के नई चरणों में भी विकास किया, ठीक है। और इस इकाई के अंदर हम नई कहानी आंदोलन से पहले की कहानियों की जब विकास की चर्चा करेंगे, तो इस इकाई में हम जो नई कहानी आती है उसके आंदोलन से पहले की कहानियाँ किस तरह की होती थी उसके विकास की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विधा के रूप में अगर हम कहानी का स्वरूप देखें तो हिंदी कहानी का जो जन्म है वो भारतीय कथा परंपरा से हुआ था, ना कि पश्चिमी शॉर्ट स्टोरी के अनुकरण पर। तो भारतीय आख्यान, पुराण, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, जातक जैसी जो कथाओं में समृद्ध कथा संसार से कहानी ने अपना स्वरूप पाया था, ठीक है। कहानी ने अपना स्वरूप कहाँ से पाया था? जो पुराण थे, आख्यान थे, महाभारत थी, रामायण, पंचतंत्र थी, ऐसी जो कथाएं हुआ करती थी उनसे इन कहानी को एक अपना स्वरूप मिला था। प्राचीन किस्से और आधुनिक कहानी में मूल अंतर उनकी प्रस्तुति और यथार्थवाद में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब किस्सा और कहानी में अंतर अगर हम देखें तो किस्सा प्राय कौतूहल पर आधारित होता है और घटनाओं का समानुक्रम में वर्णन करता है, ठीक है, समय के अनुसार ही वो वर्णन करता है घटनाओं का। और इसमें जो पात्र और स्थान होते हैं ना वो सामान्य होते हैं, जैसे मुल्क हिंदुस्तान का एक शहर, ठीक है, ये एक किस्सा है। और अलौकिकता और मनोरंजन इसके जो होते हैं वो प्रमुख तत्व रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी आदि जो हैं ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे आधुनिक कहानी की अगर हम बात करें तो इसके विपरीत ये यथार्थ और विश्वसनीयता पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें पात्र जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और घटनाएं जो होती हैं वो विश्वसनीय होती हैं। आधुनिक यथार्थवाद ने ना अलौकिकता को हटा दिया था और जीवन की सच्चाई और संवेदनाओं को कहानी का आधार बनाया था, ठीक है। जहाँ हमें किस्सा के अंदर अलौकिकता देखने को मिलती है और मनोरंजन इसके प्रमुख तत्व हैं, वहीं आधुनिक कहानी के अंदर अलौकिकता का जो स्थान था वो यथार्थवाद ने ले लिया था, जिसमें हमें जीवन की सच्चाई और संवेदनाएं कहानी के रूप में दिखाई देती हैं और ये कहानी का आधार बनी, ठीक है। अब हम देखेंगे आधुनिक कहानी की विशेषताएं। तो इसके अंदर सबसे पहले है यथार्थ चित्रण, ठीक है। तो पात्र और घटनाएं जो हैं उनका वास्तविक जीवन से ली जाती हैं। इसके अंदर घटनाएं और जो पात्र होते हैं वो वास्तविक जीवन से लिए जाते हैं। विशिष्टीकरण, तो नाम, स्थान और समय का सटीक उल्लेख हमें कहानी के अंदर देखने को मिलता है। संकेंद्रित संरचना, तो सीमित पात्र होते हैं, संक्षिप्त घटनाक्रम रहता है और गहन संवेदना देखने को मिलती है इसमें। अब मानव जीवन का चित्रण किस तरह से होता है? तो समाज में उपेक्षित वर्ग, द्वंद्व और पीड़ा को जो है इसमें महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब उद्भव और विकास को अगर हम देखें तो आधुनिक कहानी का जो विकास है वो 19वीं सदी के यथार्थवादी दृष्टिकोण से हुआ था, ठीक है। एडगर एलन पी की शॉर्ट स्टोरी अवधारणा ने इसे नई दिशा दी थी, ठीक है। और हिंदी कहानी ने क्या किया था? पारंपरिक किस्सा गोई से अलग होकर मानव जीवन के जो सूक्ष्म पहलू होते थे उनको अभिव्यक्त किया कहानी में, ठीक है। इस प्रकार कहानी एक आधुनिक विधा के रूप में विकसित होती है, जिसमें हमें यथार्थ, संवेदनशीलता और प्रभाव की सघनता इसके प्रमुख गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे प्रेमचंद युग से पूर्व की हिंदी कहानी। अब प्रेमचंद युग से हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कहानी जो है सबसे ज़्यादा वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। प्रेमचंद जो थे वो एक कथाकार थे, उपन्यासकार थे, उपन्यास का सम्राट कहा जाता था। तो जब हम आगे उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रेमचंद का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रेमचंद युग से पूर्व की कहानी देखेंगे, क्योंकि प्रेमचंद तो थे वो बहुत बड़े कहानीकार रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं,
ठीक है। सोज़े वतन के नाम से उनका एक संग्रह था कहानियों का, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, भारत से संबंधित, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित क्या थी, कहानियाँ लिखी गई थी। जब इसकी खबर अंग्रेज़ों को पता पड़ती है, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, वो उसका ना ज़ब्त कर लेते हैं उनके उस कहानी संग्रह को। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके अंदर प्रेमचंद युग से पहले की कहानी देखेंगे, इसके बाद आगे आएगा एक, अ, आगे हम देखेंगे प्रेमचंद युग में किस तरह की कहानियाँ देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद हम प्रेमचंद के युग के बाद की कहानियाँ देखेंगे। तो प्रेमचंद युग से पूर्व की अगर हम कहानी देखें, युग का मतलब जिस टाइम पीरियड पे प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, जिस समय से उन्होंने लिखना शुरू किया और अंत तक जो समय काल रहा जब तक उन्होंने कहानी लिखी, वो समय जो है वो प्रेमचंद युग कहलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 19वीं शताब्दी की कथाएं। ठीक है, तो इस काल की जो कहानियां थी, या तो मध्यकालीन सूफी आख्यानों की नकल थी, या फिर संस्कृत साहित्य का अनुवाद हमें या रूपांतरण जो कहते हैं वो था। ठीक है, कहानियां 19वीं शताब्दी में की जो जितनी भी कहानी थी, प्रेमचंद से पहले की जो कहानियाँ थी वो किस तरह की थी? ये तो जो मध्यकालीन सूफ़ी आख्यान हमें देखने को मिलते थे, ठीक है? उनकी नकल हमें देखने को मिलती थी, या तो जो संस्कृत साहित्य था हमारा, उसका अनुवाद देखने को मिलता था कथा के रूप में। और पहली कहानी की अगर हम बात करते हैं, तो वो मानी जाती है रानी केतकी की कहानी, जिसे को इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। और ये जो कहानी थी वो 1803 में लिखी गई थी। ठीक है, और ये जो एक कहानी थी, वो सूफ़ी प्रेम आख्यानों का गद्य रूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये इसको हम पूरी तरह से कहानी नहीं कह सकते हैं, और ना ही इसे आधुनिक कहानी माना गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि गद्य कथाओं में अलौकिक वर्णन, अतिशयोक्ति और वस्तुगत परिगणना की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। जितनी भी गद्य कथाएँ होती हैं, उनमें हमें एक तो अलौकिक वर्णन देखने को मिलता है, अतिशयोक्ति हमें देखने को मिलती है, और वस्तुगत की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। अब हम अगर देखें प्रमुख कथाएँ कौन-कौन सी थी, तो माना जाता है एक तो है देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई थी 1870 में, ठीक है? फिर इसके बाद अगर इसमें हम देखें देवरानी जेठानी कहानी में, इसकी विशेषता की बात करें तो यथार्थवादी कथ्य पर आधारित है ये, परंतु इसकी किस्सा को शैली और शिल्प में पारंपरिकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देवरानी जेठानी जो कहानी है वो यथार्थवादी जो होता है यथार्थवाद के ऊपर दे लिखी गई थी कहानी है। ठीक है, और इसको ना आधुनिक कहानी का पूर्व रूप माना जाता है। ठीक है, कि आधुनिक कहानी का इसे पूर्व रूप कह सकते हैं। इसके बाद आता है अनुवादित रचनाएं हमें देखने को मिलती है, तो वो थी बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, किस्सा हातिम ताई, ठीक है, गुलब कावली आदि। इनमें ये जो कथाएँ हैं, ये जो रचनाएँ हैं, ठीक है, इनमें यथार्थ का अभाव हमें देखने को मिलता है, इसमें यथार्थ हमें नहीं देखने को मिलता है, और इसके अंदर कोई भी आधुनिक कहानी का गुण भी नहीं मिलता है हमें देखने को। इसके बाद हम देखेंगे 20वीं शताब्दी का जब आरंभ होता है, तो उसमें कौन-कौन सी कहानियाँ लिखी गई, तो माधवराव सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में लिखी गई, ठीक है? और इसको हम हिंदी कहानी की पहली आधुनिक कहानी कहते हैं, ठीक है? हिंदी की पहली आधुनिक कहानी इसको कहा गया है, एक टोकरी भर मिट्टी को। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती लिखी गई, जो 1900 में लिखी गई थी, ठीक है? अब इसका मानना है कि इसकी जो कथा वस्तु है, वैसा जो विद्वान हैं, अन्य जो साहित्यकार हैं, उनका मानना है कि इसकी जो कथा वस्तु है, वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पर आधारित है, ठीक है? आपको पता होगा शेक्सपियर एक जो बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको, तो जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना है कि ये जो कहानी है इंदुमती, इसकी जो कथा वस्तु की अगर हम बात करें, तो वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पर आधारित है। ठीक है, आप जानते होंगे शेक्सपियर जो हैं वो एक नाटककार रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, मैकबेथ, हैमलेट, इसके अलावा अन्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक कहानी की शुरुआत कब से होती है। ठीक है, आधुनिक कहानी की बात की करेंगे, तो आधुनिक कहानी की जो शुरुआत हम देखते हैं, तो 1910 से 1930 के बीच में आधुनिक कहानी हमें देखने को मिलती है। तो प्रमुख कहानियाँ अगर हम देखें इसमें, तो पहले तो आता है राखी बंध भाई, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया 1909 में। ग्राम है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया 1911 में। ठीक है, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया 1911 में कहानी। कानों में कंगना राजा राधिका रमन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, जो 1913 ईस्वी में। इसके अलावा है सौत, जो प्रेमचंद के द्वारा कहानी लिखी गई 1915 में। इसके बाद आता है उसने कहा था, जो गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी 1915 में। ठीक है,
अब उसने कहा था जो कहानी है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे कि ये जो है प्रथम युद्ध विरोधी कहानी है, ठीक है? इसमें शिल्प में फ्लैशबैक और संकेतों का प्रयोग किया गया है। इस कहानी के अंदर फ्लैशबैक भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मूवियों में देखते हैं ना कि अभी वर्तमान में कहानी चल रही है तो कहीं पे वो पास्ट में ले जाते हैं फ्लैशबैक के द्वारा, है ना? तो इस तरीके के फ्लैशबैक और के जो संकेत हैं उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है और कालक्रम तोड़ने का इसमें पहला प्रयास किया गया है, ठीक है? अब विशेषताएँ और योगदान की बात करें तो 19वीं शताब्दी में मौलिक गद्य कथा का अभाव क्या कहते हैं और अनुवाद और रूपांतरण का प्रभुत्व हमें दिखाई दिया था 19वीं शताब्दी में, ठीक है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम देखें तो यथार्थवादी और आधुनिक शैली की कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं और उसने कहा था जो कहानी है गुलेरी के द्वारा जो लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, तो उसके अंदर हम ना आधुनिक हिंदी कहानी को शिल्प और कथ्य में नई दिशा दी थी, ठीक है? इस कहानी ने हमें आधुनिक हिंदी कहानी में शिल्प और कथ्य में एक नई दिशा दी थी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेमचंद युग में, ठीक है? हिंदी कहानी का विकास किस तरह से हुआ। अभी हमने प्रेमचंद के युग से पहले की कहानियाँ देखी, अब हम प्रेमचंद युग के समय काल की कहानी देखेंगे। प्रेमचंद युग जब चल रहा था, ठीक है? उसमें हिंदी कहानी का किस तरह विकास हुआ। तो प्रेमचंद का अगर हम योगदान देखें तो पहला तो है कहानी की नई दिशा हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें यथार्थवादी और आलोचनात्मक परंपरा को बढ़ावा देकर दलित और शोषितों की कथा कही एक तो इन्होंने, ठीक है? लोक कथाओं की शैली और रस को अपनाया और उनकी कहानियाँ जो थी वो कौतूहल, रंगमंच, सरलता और व्यंग्य का संगम थी, ठीक है? शैली का विकास भी हमें देखने को मिलता है तो आरंभिक कहानियाँ जो थी वो किस्सा-गोई की शैली में होती थी। बाद में आधुनिक शैली में कहानियाँ लिखी जाने लगी थी। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो वो आती है पूस की रात, ठाकुर का कुआँ, कफन, सदगति। इसके अलावा अन्य कहानियाँ भी हैं, ठीक है? ये कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। और मैंने इसमें तीनों ही कहानी पढ़ी है इसमें, पूस की रात कहानी पढ़ी है, ठाकुर का कुआँ भी पढ़ी है, कफ़न भी बहुत अच्छी कहानी है अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है? तो आप लोग कहानियाँ ज़रूर पढ़ना। प्रकाशित संग्रह अगर हम इनका देखें तो 1908 में सोज़े वतन नामक एक संग्रह था कहानी का, जिसके अंदर देश प्रेम से जुड़ी कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया कि इनका जो पहला संग्रह था कहानी का वो ज़ब्त कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानियाँ हमें देखने को मिलती थी। इसलिए जब अंग्रेज़ों को पता लगा था तो उन्होंने इस कहानी संग्रह को ज़ब्त कर लिया था, ठीक है? इसके बाद 1914 में प्रेम पचीसी भाग 1 आता है, ठीक है? और 1918 में भाग 2 आता है। ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद दलित संवेदना है पॉइंट, ठीक है? तो सिर्फ़ एक आवाज़ जैसी कहानियाँ जो थी वो अछूतोद्धार पर केंद्रित थी, ठीक है? जिन्हें अछूत माना जाता है, निचली जाति के जो दलित होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कई तरह की कहानी लिखी, उनसे संबंधित भी। तो सिर्फ़ एक आवाज़ जो है ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है? विकास का काल अगर हम देखें तो 1916 से 1929 के बीच में कहानी का विकास होता है, जिसके अंदर हमें सामाजिक चेतना, पारिवारिक संबंध, नारी शोषण का विरोध देखने को जैसी जो अ, समस्याएँ हैं, ज इस तरह के जो विषय हैं, वो हमें कहानी के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है? ग्रामीण जीवन और मानवीय मूल्यों का चित्रण हमें कहानियों में दिखाया जाता है। आदर्श और यथार्थवाद का समन्वय भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जैसे कि आरंभिक कहानियों में आदर्शवाद देखने को मिलता है और बाद में ये जो आदर्शवाद होता है, उसकी जगह यथार्थवाद जगह ले लेता है, ठीक है? अब इसके अंदर हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान रहा था। जयशंकर प्रसाद को भी आप जानते होंगे, इन्होंने भी काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। विशेष तौर पर तो ये नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? बट इन्होंने भी कई तरह की कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो इनकी पहली कहानी जो थी वो ग्राम थी जो 1911 में लिखी गई और संग्रह की अगर हम बात करें तो छाया नाम से ये संग्रह है इनका एक, ठीक है? विशेषताएँ अगर हम देखें तो कवित्वपूर्ण शैली में ये लिखा करते हैं। भावुकता और रूमानियत हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है और प्रेम मुख्य विषय रहा है इनकी रचनाओं में, ठीक है? प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो आकाशदीप है, प्रेम है, द्वंद्व है और अंतर्विदों का सूक्ष्म चित्रण ये करते हैं, ठीक है? पुरस्कार, गुंडा, मधुआ ये जो कहानियाँ हैं ये भावुक प्रेम कथाएँ हैं, ठीक है? अन्य कहानीकार भी अगर हम देखें इसमें तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, ठीक है? इन्होंने बाल विवाह, दहेज और पर्दा प्रथा जैसे विषयों पर कहानी लिखी और इनकी प्रसिद्ध कहानी थी ताई और पगली, ठीक है? इसके बाद है सुदर्शन है जिन्होंने पारिवारिक जीवन और परंपरागत भारतीय मूल्यों का चित्रण किया और लोकप्रिय कहानियाँ रहीं हार की जीत, कवि की स्त्री, ठीक है? इसके बाद है चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, ठीक है?
इन्होंने ऐतिहासिकता, प्रेम और करुणा पर आधारित कहानियाँ लिखी। ठीक है। इसके बाद अगले कवि हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इनकी विशेषताएं अगर हम देखें काव्य की, तो समाज के यथार्थ का अनावृत चित्रण करते हैं। प्रमुख संग्रह अगर हम देखें तो वो था चिंगारियाँ, जिसके अंदर राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हमें रचनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, कहानियाँ। जैनेन्द्र का अगर हम इसके बाद हम बात करेंगे जैनेन्द्र की। ठीक है। तो जैनेन्द्र का योगदान देखें तो शैली में नवाचार हमें देखने को मिलता है इनके में, जिसके अंदर वृत्तात्मकता होता है देखते हैं, और वर्णनात्मकता का त्याग भी देखने को मिलता है। पात्रों के माध्यम से कहानी कहते हैं ये अपनी। ठीक है। और विशेषताएं की अगर हम बात करें, विशेषताएं देखें तो पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई और दुविधाओं का अंकन करते हैं ये। नारी मुक्ति का आह्वान करते हैं अपने रचनाओं के द्वारा, कहानी या उपन्यासों के द्वारा। कहानी को ही मान के चलेंगे हम, कहानियों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अभी हम कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परंपरागत नारी छवि का भी ये खंडन करते हैं, और जिस तरह से एक नारी की छवि दिखाई गई है समाज में, उसका भी खंडन करते हैं ये। ठीक है। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो हत्या है, पाजेब है, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे हिंदी कहानी का व्यापक योगदान क्या रहा। ठीक है। तो आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ती है कहानी की प्रवृत्ति। ठीक है, जिसके अंदर हम समाज, नारी और दलितों के मुद्दों का सूक्ष्म चित्रण देखते हैं कहानियों के अंदर। संवेदना, अनुभूति और कला के मेल से हिंदी कहानी को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंद के जो युग था उसके बाद किस तरह की कहानी हमें देखने को मिलती है, किस तरह उसका विकास हुआ प्रेमचंद के युग के बाद। ठीक है। तो आगे आते हैं पहले रचना का कहानीकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद के बाद कहानियाँ लिखी। तो आगे हैं सचिनानंद हरिनानंद वात्स्यायन, ये इनका नाम है। तो इनकी कहानी है मानव मन के चितेरे रहे हैं ये। ठीक है। तो जैनेन्द्र की तरह, लेकिन उनके पात्र जो होते हैं वो अधिक बहायमुखी और संघर्षशील होते हैं, और रूढ़िग्रस्त समाज, शोषण और विभाजन को केंद्र में रखकर इन्होंने कहानियां लिखी हैं। कहानी का स्वर अगर हम देखें तो व्यक्ति मन की कुंठा, प्रेरणा और अंतर्द्वंद का विश्लेषण करते हैं ये इसमें। ठीक है। पात्र का व्यक्ति केंद्रित होते हुए भी सामाजिक विद्रोह और संघर्ष का भी चित्रण करते हैं। विषय वस्तु की अगर हम बात करते हैं, युद्ध, विरोध, नारी मुक्ति और प्रेम और यथार्थ के संघर्ष हमें दिखाई देते हैं। क्रांतिकारी जीवन दिखाते हैं ये, क्रांति, जेल जीवन और सेना के अनुभव उनकी कहानियों के आधार हमें इनके कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। आत्मपरक और घुमंतु जीवन से प्रभावित कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं इनकी कहानियों संग्रह। और कहानियां अगर हम देखें तो विपथगा 1931 में कहानी लिखी गई, जिसमें नारी मुक्ति और युद्ध विरोध से संबंधित ये कहानी रही है। ठीक है। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो वो है क्रांति केंद्रित जो कहानियां रही वो है हरिति, अकलंक अकलंक, ठीक है, द्रोही, विपथगा। प्रेम और रोमानी भावनाओं की जो कहानियां रही वो थी अमरवल्लरी, हरसिंगार। ठीक है। सहज मानवीय स्थितियां जिसमें हमें देखने को मिलती हैं, जिजीविषा, चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन। यथार्थ आधारित जो कहानियां हैं वो है गैंग्रीन। ठीक है। कहानी संग्रह अगर हम देखें तो कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है, ये कहानी संग्रह है इनके। इसके बाद अगले कवि हैं इलाचंद्र जोशी। तो कहानी का स्वर हम देखते हैं इसके अंदर। पहले तो मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण करते हैं ये। पात्र और परिवेश कृत्रिम और पात्रों की स्वाभाविकता की कमी हमें दिखाई देती है इनकी कहानियों में। कहानियों की विशेषताएं अगर हम देखें तो पात्र जो है वो रोबोट के जैसे दिखाई लगते हैं इनकी कहानियों में। कहानियों में जो है फॉर्मूलाबद्धता के कारण जीवंतता की कमी दिखाई देती है। प्रमुख संग्रह अगर हम देखें तो खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली, ये जो है प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है। इसके बाद अगले कहानीकार हैं यशपाल। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो सामाजिक यथार्थवाद के प्रखर रचनाकार रहे हैं ये। ठीक है। प्रेमचंद की प्रगतिशील और चेतना को आगे बढ़ाया इन्होंने। मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाकर वर्ग संघर्ष और सामाजिक विषमता का चित्रण किया है। कहानी का स्वर अगर हम देखें तो तीखा व्यंग्य करते हैं ये अपनी कहानियों में। यथार्थवाद की मर्मभेदी दृष्टि भी दिखाई देती है इनकी कहानियों के अंदर। और कहानी का समाज की समस्याओं के अध्ययन और रूढ़ियों के विरोध का औजार माना है इन्होंने। समाज की नैतिक गिरावट पर भी प्रहार करते हैं ये अपनी कहानियों के माध्यम से। मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो वर्ग संघर्ष और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिखाई देता है, करते हैं ये। यौन समस्याओं और रूढ़ संस्कारों पर आघात करते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। ठीक है। और आलोचनात्मक दृष्टि से जीवन के प्रति जागरूकता भी दिखाते हैं।
प्रमुख कहानियाँ अगर हम देखें तो वो है चित्र का शीर्षक, आतिथ्य, ठीक है, गवाही, प्रतिष्ठा का बोझ, पर्दा, मकरील, मक्खी या मकड़ी, ठीक है, आदमी का बच्चा, कोकला डकैत, ठीक है। इसके बाद है ये सारांश। तो आगे की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के द्वंद्व और सामाजिक विद्रोह का चित्रण करते हैं, जैसे कि क्रांति, प्रेम और यथार्थ पर आधारित कहानियां लिखी इन्होंने। इला चंद्र जोशी ने कृत्रिम पात्र और परिवेश मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण किया, ठीक है। और यशपाल जो है वो सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष और तीखे व्यंग्य के माध्यम से रूढ़ियों और जो विषमता है उस पर आघात करते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट होता है इकाई 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आप ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लेना एक बार, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।